हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर। इस चैनल में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं एआई एप्स के बारे में, जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में यूज हो रहे हैं। आज के टाइम पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो एप्लीकेशंस है लाइक चैट जीपीटी, क्लाउडी, जेमिनाई, को पायलट, परप्लेक्सिटी, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो कि आज हमारे लाइफ का इंटीग्रल पार्ट बन चुके हैं और जिसे हम अपने डे टू डे वर्क के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं। तो अब इन्हीं चीज़ों के बारे में समझते हुए हम ये समझेंगे कि ये जो ऐप्स हैं, ये जो एप्लीकेशंस हैं, ये कैसे बने हैं, और इसके साथ ही हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे काम करते हैं। तो इसके बिहाइंड द सीन जो भी चीज़ें होती हैं, उन सारी चीज़ों को हम वन बाय वन समझने की कोशिश करेंगे। पूरे डिटेल में नहीं, क्योंकि अगर पूरे डिटेल में हम चीज़ों को समझेंगे तो एक वीडियो में ये पूरा का पूरा कवर हो नहीं पाएगा। तो पहले हम थोड़ा थोड़ा कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं, थोड़े थोड़े जो वर्ड्स हैं, जो ब्लॉक्स हैं उनको समझते हैं, फिर धीरे धीरे करके हम डीप डाउन स्टडी करेंगे एक एक ब्लॉक्स को उठा करके, है ना। तो अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे, ये जो कुछ अवेलेबल एप्लीकेशंस हैं डिस्प्ले में आपको दिख रही होंगी। तो ये सारी की सारी जो एप्लीकेशंस हैं, ये हैं हमारे पास, जैसे कि चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लाउडी, को पायलट, परप्लेक्सिटी, मेटा एआई, ग्रॉक। तो ये हमारे पास एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, जो कि एआई बेस्ड हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड एप्लीकेशंस हैं जो कि जनरेशंस के काम में आती हैं, है ना। अब यहाँ पे एक टर्म और मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा, जेन एआई, जनरेटिव एआई। तो मेरी समझ से जनरेटिव एआई बेसिकली यहाँ पे ये जो टर्म है ये इंडिकेट करता है वो एआई जो कि जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है? टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेज, साउंड, कुछ भी जो नया जनरेट कर रहा हो, और उस जनरेट आर्टिफिशियली जनरेट कर रहा हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जनरेट कर रहा हो, तो उन सारी चीज़ों को हम जेन एआई में के जेन एआई टर्म से हम लोग इंटरेक्ट कर देते हैं, बाइंड कर देते हैं ना। तो अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, सारे एप्लीकेशंस हैं हमारे पास। तो अब इन सारी एप्लीकेशंस को के पीछे देखते हैं कि टेक स्टैक किस तरीके से वर्क करता है। मैं यहाँ पे आपको जनरलाइज टेक स्टैक बताने की कोशिश करूँगा, किसी एक एप्लीकेशन की स्पेसिफिक टेक स्टैक नहीं मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, कि चैट जीपीटी है तो उसके टेक स्टैक में ये चीज़ें यूज है, या जेमिनी है तो उसके टेक स्टैक में ये चीज़ें यूज है। ये हम लोग अगर हम लोग एप्लीकेशन को स्टडी करेंगे, जैसे कि अगर हमें चैट जीपीटी के कंप्लीट डिजाइन को समझना होगा, या जेमिनी के पूरे डिजाइन को समझना होगा, या फिर क्लाउडी के पूरे डिजाइन को और आर्किटेक्चर को समझना होगा, तब हम लोग इनके स्पेसिफिक टेक स्टैक के बारे में बात करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ जनरलाइज जो टेक स्टैक होता है इनको बनाने के लिए, उसका डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो यूजर है, फ्रंट एंड है, बैक एंड है, ये मॉडल इन्फ्लुएंस इंजन है जो कि ब्रेन की तरह काम करता है, एलएलएम का। और फिर ये बैक एंड एपीआई है जिसमें कि रिस्पांस आता है, ये जो हमारा ब्रेन है ये प्रोसेस करके इसको रिस्पांस देता है, और फिर ये फ्रंट एंड जहाँ पे ये पूरा का पूरा जो मैसेज है वो डिस्प्ले होता है ना। तो अब अगर हम इसकी बात करें, अ, तो अगर हम चैट जीपीटी देखें तो चैट जीपीटी के अंदर क्या होता है कि इधर तो हिस्ट्री और भी सारी चीज़ें सेटिंग्स होती हैं। यहाँ पे एक छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स होता है, जिसके अंदर यूजर अपनी क्वेरी को लिखता है, और फिर ये क्वेरी यहाँ पे ऐसे हमें क्वेरी दिखती है, और इसके नीचे जो जनरेटेड टेक्स्ट है वो दिखता है हमें, है ना। जनरेटेड टेक्स्ट दिखता है, और यहाँ पे हमें क्वेरी दिखती है, ये वाली क्वेरी। तो ये जो पूरा का पूरा है डिजाइन, ये डिजाइन बेसिकली है फ्रंट एंड। ठीक है। अब इस फ्रंट एंड के लिए क्या क्या टेक्नोलॉजी स्टैक यूज है? HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट जेएस। तो ये स्पेसिफिक मतलब ये जनरलाइज टेक स्टैक है जो कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। इसके अलावा हो सकता है कि कोई और भी टेक्नोलॉजी हो जो कि फ्रंट एंड के लिए यूज होती हो। तो फ्रंट एंड हमारा इन चीज़ों से डिजाइन होता है।
और फ्रंट एंड यानी कि जो हमें दिख रहा होता है ये पूरा का पूरा क्या है, ये फ्रंट एंड है। ठीक है, अब यूजर इंटरेक्ट किसके साथ कर रहा है, फ्रंट एंड के साथ कर रहा है। अब यहाँ से क्वेरी जो है, हमें ये जो क्वेरी मिली जो टेक्स्ट यूजर ने पूछा, वो किसके पास जाता है, वो एपीआई के पास जाता है। ठीक है, अब एपीआई क्या है, एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है। ये क्या करता है, ये यूआरएल्स जो है मतलब बैकएंड यूआरएल्स बनाता है, जिससे कि जो डेटा है, जो यहाँ से फ्रंट एंड से डेटा बैकएंड पे आए यानी कि सर्वर के पास जाए, तो उसको ट्रेवल कराता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एपीआई है उसका जो जनरली आउटपुट होता है वो पेलोड कहते हैं हम लोग, सॉरी, एपीआई तो पेलोड में होता है। ठीक है, पेलोड में रिक्वेस्ट रिस्पांस होता है। इसमें तो एपीआई अपने आप में इटसेल्फ एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जो कि हमें समझना होता है ना। तो मैं अभी यहाँ पे इन चीज़ों को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अभी हम सिंपली यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं कि क्वेरी कहाँ जाती है, क्वेरी फ्रंट एंड से एपीआई के पास आती है। अब इस एपीआई को डिजाइन करने के लिए अपना एक इटसेल्फ स्टैक है। जैसे सपोज करें कि अगर हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास जेंगो, फास्ट एपीआई, ये हमारे पास कुछ फ्रेम, और इसके अलावा और भी फ्रेमवर्क्स हैं जो कि हम यूटिलाइज कर सकते हैं एपीआई डिजाइन के लिए। अगर हम जावा देखें तो जावा में हमारे पास स्प्रिंग बूट है, हाइबरनेट है, इसके थ्रू हम एपीआई डिजाइन कर सकते हैं। तो एपीआई डिजाइन हम किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं, वो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बैकएंड की, तो उसमें हम अपना एपीआई डिजाइन कर सकते हैं कम्प्लीटली। ठीक है, तो वो एपीआई, अब हमें क्या हुआ कि जो हमारा डेटा है वो कहाँ पे आया, वो फ्रंट एंड से एपीआई के पास आया। अब एपीआई से वो किसके पास जाएगा, मॉडल इन्फ्लुएंस इंजन के पास, यानी कि हम जिसे कह रहे हैं ब्रेन। ठीक है, ये ब्रेन के पास आएगा। अब यहाँ पे जो मॉडल होता है, राइट, तो मॉडल्स जो होता है वो बिलियंस ऑफ पैरामीटर पे ट्रेंड होता है। अब ये पैरामीटर क्या है, तो इसको हम लोग आगे देखेंगे ये पैरामीटर्स क्या है और कैसे वर्क करता है। तो ये जो मॉडल होता है, ये मॉडल भी क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, राइट। अब इस सॉफ्टवेयर का जो एक्सटेंशन होता है वो ये हो सकता है या तो सेफ टेंसर्स या फिर डॉट विन या डॉट पीटी, डिपेंड करता है कि हमने कौन सी टेक्नोलॉजी स्टैक यूज किया है इस मॉडल को डेवलप करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग इसका एक्सटेंशन है। ठीक है, तो जो डेटा है, जो क्वेरी है, वो बैकएंड से यहाँ मॉडल इन्फ्लुएंस इंजन में आती है। इसका अपना पूरा एक कंप्लीट इकोसिस्टम है जिसके थ्रू ये डेटा को प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद जनरेट करता है, जनरेट करने के बाद अगेन ये डेटा किसको दे देता है, ये बैकएंड एपीआई को दे देता है। और फिर बैकएंड एपीआई क्या करता है, एज ए रिस्पॉन्स उस डेटा को ले जा करके फ्रंट एंड पर डिस्प्ले करा देता है। ठीक है, तो ये ब्लॉक वाइज आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से डेटा फ्लो होता है, यूजर से फ्रंट एंड, फ्रंट एंड से बैक एंड, बैक एंड से इन्फ्लुएंस इंजन, इन्फ्लुएंस इंजन से बैक एंड एपीआई के पास, और फिर वहाँ से फ्रंट एंड डिस्प्ले पे दिखता है। ठीक है, और ये अपने आप में ये सारे के सारे जो मॉड्यूल हैं, फ्रंट एंड अपने आप में कंप्लीट मॉड्यूल है, बैक एंड एपीआई अपने आप में कंप्लीट मॉड्यूल है, एलएलएम, ट्रांसफॉर्मर, ये सारी चीज़ें अपने आप में कंप्लीट एक इकोसिस्टम है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग वीडियोज में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम ओवरऑल समझने की कोशिश करते हैं कि ओवरऑल क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब एक मैंने चैट एपीआई का मतलब चैट एपीआई को इंस्पेक्ट करके यहाँ पे आपको शो करने की कोशिश करिए कि चैट जीपीटी में अगर हम क्वेरी लिखते हैं तो वो क्वेरी किस तरीके से प्रोसेस होता है, मतलब कि किस तरीके से वो बैकएंड एपीआई के पास जाता है, फिर बैकएंड एपीआई से एलएलएम के पास जाता है। तो वो तो सर्वर है, वो तो मैं आपको नहीं दिखा सकता यहाँ पे, क्योंकि वो मैं भी नहीं देख सकता हूँ। वो तो सर्वर पे होता है पूरा का पूरा। और फिर वहाँ से कैसे टेक्स्ट जनरेट होता है, वो करके टोकन्स में आता है हमारे पास, और फिर वो बाइंड होता है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। हमारे पास ये वीडियो है, आप देख सकते हैं। इस वीडियो में
यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिख रखा है व्हाट इज एलएलएम, और फिर इस वीडियो में व्हाट इज एलएलएम के बाद आप लिख रखे होंगे, यहाँ पे हमने सेंड प्रॉम्प्ट पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद काफ़ी सारी एपीआई फायर हुई। अब इन सारी एपीआई में हम लोग देखेंगे कन्वर्जन। इस पे हम लोग कन्वर्जन पे क्लिक करेंगे। अभी ये पेंडिंग शो कर रहा है, ठीक है। अब इसके पेलोड में ये हमारे पास एपीआई है, 200 ओके हो गया। अब इसमें हम लोग, ये पेलोड है इस एपीआई का, इस पेलोड में आप देखोगे मैसेजेस पे जा करके, ठीक है। तो मैसेजेस में आपको अगेन ये एरे की फॉर्म में है पूरा का पूरा। कंटेंट पे आप देख सकते हो कि व्हाट इज एलएलएम, ये ऑलरेडी क्वेश्चन पास कर दिया गया है इस एपीआई को। फ्रंट एंड से ये एपीआई में आया डेटा, एपीआई से ये कहाँ पे गया, एपीआई से ये सर्वर पे गया। अब सर्वर पे जब डेटा गया तो अब वो रिस्पांस भेजेगा, है ना, उसको प्रोसेस करके रिस्पांस भेजेगा। तो अब वो जो रिस्पांस आपको देखने को मिलेगा, तो मुझे इसमें रिस्पांस बहुत क्लियर समझ नहीं आया, बट जितना मुझे समझ आया उसके हिसाब से, कि इसमें आप देखोगे कि पी करके बहुत सारी एप्लीकेशन, बहुत सारी कॉल्स हैं यहाँ पे नेटवर्क में। अ, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे अब, कि ये टी करके बहुत सारे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने डिफरेंट डिफरेंट एपीआईज पे क्लिक करके उनका रिस्पांस आपको चेक करके दिखाया हुआ है। बट जो मुझे मेन लगा वो टी लगा, कि मुझे ये पता है कि जो चैट जीपीटी है वो चंक्स में डेटा को जनरेट करके भेजता है डिस्प्ले करने के लिए। तो जो टी जितने भी कंटेंट है, क्योंकि टी का आप पेलोड देखोगे तो हर पेलोड में मैसेज आईडी है और इवेंट है। तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ये सारा का सारा जो थ्रेड्स है, कि ये सारा का सारा जो जनरेट करके डेटा आया है, वो इन टी से जो डिनोटेड एपीआईज है उसमें आया है, और फिर बाद में ये सारा का सारा कंबाइंड हुआ है, बाइंड होकर के हमें यहाँ पे यूजर डिस्प्ले में दिखा है। तो आप चाहो तो खुद भी आप इंस्पेक्ट कर सकते हो, और अगर आपको एक्यूरेट पता हो कि किस एपीआई में से डेटा फेच हो रहा है, कौन से पोर्ट एपीआई से किस एपीआई से डेटा आ रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, या फिर अगर टी में मल्टीपल चंक्स में डेटा आ रहा है, तो कोई ना कोई एक ऐसी एपीआई होगी जो इन सारे चंक्स से डेटा को लेकर के मर्ज कर रही होगी, तो वो कौन सी एपीआई है। तो मुझे भी बताना, अ, आगे मैं इसको और एक्सप्लोर करूंगा। तो ये कंप्लीट आई गेस आपको अब इतना समझ में आ गया होगा कि चैट जीपीटी किस तरीके से वर्क कर रहा है फ्रंट एंड और बैक एंड के टर्म्स में। ये आई थिंक कंप्लीट जनरेशन है। इसके रिस्पॉन्स को देखोगे तो इसमें कोड वगैरह काफ़ी कुछ है, बट मुझे समझ नहीं आया कि इसने क्या जनरेट किया है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ करके हम लोग समझते हैं कि एलएलएम क्या है।
So now what is large language model, राइट? सो लार्ज लैंग्वेज मॉडल यहाँ पे क्या है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे तीन टर्म है। एक है लार्ज, दूसरा है लैंग्वेज और तीसरा है मॉडल। तो लार्ज का मतलब होता है बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स, राइट? अब पैरामीटर्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है? तो ओवरऑल देखो कि जो हमारा ये पूरा का पूरा एलएलएम बना हुआ है, वो एलएलएम किस पे बना हुआ है? न्यूरल नेटवर्क्स की हेल्प से बना हुआ है। अब इस न्यूरल नेटवर्क में क्या होता है? इस न्यूरल नेटवर्क में इनपुट होता है और वेट होता है, और ये जो वेट होता है वो रेंडमली जनरेटेड होता है। तो जब हम मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन की बात करते हैं या मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है? इनपुट आया, वेट है ना? वो मल्टीपल लेयर से पास हुआ और उसके बाद फिर उसने प्रेडिक्शन की। फिर वो प्रेडिक्शन कंपेयर होता है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग एक्चुअल रिजल्ट से। तो अगर प्रेडिक्शन सही है तब तो ओके, वो वेट कंफर्म हो गया। लेकिन अगर प्रेडिक्शन गलत है तो बैक प्रोपगेशन होगा, वेट एडजस्ट होगा और फिर से जो पूरा सीक्वेंस है वो दोहराया जाएगा और फिर से प्रेडिक्शन होगा। तो ये साइकिल चलती रहती है तब तक जब तक कि मॉडल सही प्रेडिक्ट करना सीख नहीं लेता, यानी कि सही पैटर्न को सीख नहीं लेता है। तो अब इसने जो वेट एडजस्ट किया, मतलब सही प्रेडिक्ट करने के बाद जो वेट रहा उसका, है ना, वो वेट क्या हो गया? वो सेव हो गया वेट, यानी कि वो पैटर्न सेव हो गया। तो उस वेट को कहते हैं पैरामीटर। और ऐसे बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स पे ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स ट्रेन हो रखे होते हैं। ठीक है। लैंग्वेज का मतलब यहाँ पे बात करते हैं कि लैंग्वेज का मतलब यहाँ पे है कि ग्रामर्स, फैक्ट्स, रीजनिंग, पैटर्न, इन सब चीज़ों को वो लर्न कर रहा है। और मॉडल का मतलब है कि ऑब्वियस है एक ट्रेंड नेटवर्क है जिसमें कि इनपुट देते हैं और हमें आउटपुट मिलता है। तो इस तरीके से इन तीनों टर्म को मिला करके ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाया गया है ना? तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल के अगर हमें डिफाइन करना हो तो बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है कि it is a trained neural network uh, which have ability to generate text, uh, audio, video, images, etc. राइट? अब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक कोशिश करी है आपको इमेज के थ्रू समझाने की कि यहाँ पे ये हमारे पास एक न्यूरल नेटवर्क है। ठीक है। इस न्यूरल नेटवर्क में हमने इनपुट मान लिया कि हमारे पास 0.5 और 0.8 दो इनपुट है, एक हिडन लेयर है और एक आउटपुट लेयर है। ठीक है। अब यहाँ पे इनिशियल प्रेडिक्शन जो होगा, है ना, तो हमने यहाँ पे कुछ भी रैंडम वेट मान लिया रैंडमली। अभी हमारे पास कोई वेट नहीं है, हमने रैंडमली वेट, ये जो है ये वेट को इंडिकेट कर रहा है, तो हमने रैंडमली एक वेट मान लिया। ठीक है। अब इनपुट से ये रैंडम वेट है ना, ये वेट इसके साथ वो मर्ज होकर के जो भी इक्वेशंस है उससे कैलकुलेट होकर के, ठीक है, यहाँ पे डेटा आता है। ठीक है। ये भी वेट है, ये सारी चीज़ों से कैलकुलेट होकर के डेटा यहाँ पे आता है और ये प्रेडिक्ट करता है 0.30, बट एक्चुअल जो प्रेडिक्शन है वो 1 है। तो अब क्या हो गया? इसने करेक्ट प्रेडिक्शन नहीं किया, तो अब क्या होगा? अब बैक प्रोपगेशन होगा। तो बट उससे पहले क्या होगा? लॉस कैलकुलेशन होगा। ठीक है। तो एरर लॉस कैलकुलेट हुआ और एरर लॉस कैलकुलेट होने के बाद फिर से अगेन क्या होगा? बैक प्रोपगेशन होगा, है ना? बैक प्रोपगेशन में दोबारा से जाएगा, जो वेट है वो एडजस्ट होगा और फिर वो एडजस्ट होने के बाद दोबारा से प्रेडिक्ट करेगा। और ये साइकिल तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपका करेक्ट प्रेडिक्शन ना हो जाए, है ना? तो अब यहाँ पे नया वेट अपडेट होने के बाद ये दिख रहा है ना? तो इसी तरीके से करते करते ये साइकिल बार बार चलते चलते अब एक पर्टिकुलर वेट पे ये प्रेडिक्शन कर रहा है 0.95, जो कि नियर बाय ट्रू वैल्यू है ना, यानी कि यहाँ पे जो लॉस है वो मिनिमल है। तो ये वाला वेट जो भी यहाँ पे वेट है वो क्या हो जाएगा? वो स्टोर हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा ये जो वेट हो गया ये पैरामीटर बनेगा। अब ऐसे ही बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स बनते हैं
एक एलएलएम के लिए, एक एलएलएम मॉडल के लिए, ठीक है, जिनके ऊपर कि वो आगे जाकर के प्रेडिक्शंस करता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि पैरामीटर्स क्या होते हैं एक्चुअली में। पैरामीटर्स आर द ट्रेंड बिट इन न्यूरल नेटवर्क, है ना। तो अब यहाँ पे मतलब एलएलएम की तरफ से है कि यहाँ पे अनट्रेंड मॉडल है, फिर बैक बैक प्रोपगेशन हुआ, साइकिल बार बार रिपीट हुआ, फिर ट्रेंड मॉडल आ गया, और फिर उसी ट्रेंड मॉडल को हम लोग डिप्लॉय कर देते हैं, और डिप्लॉय करने के बाद फिर हम उसको, जो हम पूरा का पूरा एप्लीकेशन बना रहे थे, तो फ्रंट एंड और बैक एंड में रह करके पूरा का पूरा एप्लीकेशन डेवलप कर लेते हैं। तो आई होप आपको एलएलएम क्लियर हो गया होगा कि एलएलएम क्या है। जो हम एलएलएम में बात करते हैं कि ये इतने बिलियंस पैरामीटर पे ट्रेंड है या जो भी है, तो वो आपको पैरामीटर क्या है वो समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे ये है हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस, उनकी कंपनीज और उनके बिहाइंड जो एलएलएम वर्क कर रहा है वो। चैट जीपीटी में जीपीटी फैमिली जो एलएलएम है वो वर्क करता है। जेमिनी इटसेल्फ मॉडल है तो जेमिनी फैमिली मैंने लिख दिया है। फिर क्लाउडी सेल्फ मॉडल है तो क्लाउडी फैमिली लिख दिया है। माइक्रोसॉफ्ट को पायलट जीपीटी फैमिली पे चलता है तो इसलिए माइक्रोसॉफ्ट को पायलट हो गया। परप्लेक्सिटी मल्टी मॉडल राउटिंग होती है इसमें, मतलब इसमें आप जीपीटी भी, क्लाउडी भी, जेमिनी भी, सारे कुछ सब कुछ यूज कर सकते हो। बेटा में एलएलएमा फैमिली है, ग्रॉक में ग्रॉक फैमिली है, राइट। तो ये सारे एलएलएम्स हैं जो कि इन एप्लीकेशंस के बिहाइंड द सीन वर्क करते हैं। अब आ जाते हैं कि अब जो ये एलएलएम है, राइट, तो ये एलएलएम किस पे बने हुए हैं। तो अगर हम इसकी थोड़ी सी स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये एलएलएम ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पे बने हुए हैं। तो आप ये देख सकते हैं 2017 में जो ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड पेपर आया था, इसका जो ओरिजिनल आर्किटेक्चर है वो ये था। इस आर्किटेक्चर में आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये जो पार्ट है, ये पार्ट है इस इसका, ये पार्ट है इनकोडर का, ठीक है, और ये जो पार्ट है ये पार्ट है डिकोडर का। इनकोडर इनपुट के कॉन्टेक्स्ट को समझता है, राइट, मतलब जो भी इनपुट आता है उसके पूरे के पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझता है या उसके कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग करता है। और ये जो डिकोडर है, ये डिकोडर क्या करता है कि जो भी इनपुट आता है उसके नेक्स्ट वर्ड को प्रेडिक्ट करता है, नेक्स्ट वर्ड को प्रेडिक्ट करता है, ठीक है। तो अब इसके इंटरनल भी जब हम समझेंगे ट्रांसफार्मर को पूरे तरीके से, तो हर एक, जैसे यहाँ पे इनपुट एम्बेडिंग है तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे पोजिशनल इनकोडिंग है तो इसमें भी काफ़ी कुछ होता है। मल्टी हेड अटेंशन है, इसमें भी काफ़ी कुछ होता है। तो इन सब सारी चीज़ों को भी हम वीडियोज़ में कोशिश करेंगे डिटेल से कवर करने की, जो इसके बाद ऑब्वियसली इसके बाद आएगी। तो अभी इस वीडियो में हम सिर्फ ये समझते हैं कि ट्रांसफार्मर है, राइट। तो ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर एक आर्किटेक्चर है, एक टेक आर्किटेक्चर है जिसमें अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, और इस आर्किटेक्चर को फॉलो करके आज के जितने भी एलएलएम्स हमें दिखाई देते हैं ऑलमोस्ट सारे के सारे इसी आर्किटेक्चर को फॉलो करके बिल्ड किए हुए हैं, ठीक है। तो अब ट्रांसफार्मर अगर हमारे पास ये है, दो पार्ट है, तो अब इसके बेसिस पे हम तीन टाइप की एप्लीकेशंस बना सकते हैं, है ना। क्योंकि ट्रांसफार्मर में क्या है कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफार्मर के इनकोडर पार्ट को यूज़ करें तो सिर्फ इनकोडर वाली एप्लीकेशंस बन सकते हैं। जैसे कि बर्ड है हमारे पास, बर्ड सिर्फ और सिर्फ इनकोडर पे बेस्ड एलएलएम है। उसी तरीके से अगर हम सिर्फ डिकोडर सिस्टम को यूज करें तो हमारे पास जीपीटी, क्लाउडी, एलएलएम, ये सारे के सारे सिर्फ डिकोडर वाले के बने हुए हैं। और अगर हम इनकोडर की बात करें, और मतलब इनकोडर और डिकोडर दोनों
पैराडिग्म्स को अगर हम बात करें यूटिलाइज करके एप्लीकेशन बनाने की, तो हमारे पास T5 ओरिजिनल ट्रांसफॉर्मर, ये सारे के सारे एप्लीकेशंस जो हैं, ये सारे के सारे एलएलएम्स बने हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो ये एलएलएम है, इस एलएलएम में आप देख सकते हो कि ऐप है, उसके बिहाइंड जो एलएलएम वर्क कर रहा है वो है, फिर ट्रांसफार्मर का कौन सा पार्ट हम लोग वहाँ पे यूज कर रहे हैं, ये इस स्लाइड में मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कि जैसे जेट जीपीटी है तो एलएलएम जीपीटी हो गया इसका, और ये डिकोडर ओनली को वर्क कर रहा है। तो ये देख सकते हैं पूरा डॉक्यूमेंट इसमें। तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं एक एक करके इन एप्लीकेशंस, मतलब कुछ एप्लीकेशंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सबको तो डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे कि वो एप्लीकेशंस जो है वो किस तरीके के टास्क को परफॉर्म करती हैं और ट्रांसफॉर्मर के कौन से पार्ट को यूटिलाइज करती हैं, है ना। तो सबसे पहले है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी की जो पेरेंट कंपनी है वो ओपन एआई है, और इसका जो एलएलएम है वो जीपीटी फैमिली से आता है, जीपीटी जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर कहते हैं हम लोग इसको, जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, ये पूरा फुल फॉर्म है। तो ये एलएलएम का नाम भी है, और ये जो ट्रांसफॉर्मर का पार्ट यूटिलाइज कर रहा है वो डिकोडर वाले पार्ट यूटिलाइज करता है। और अगर हम इसके पर्पस की बात करें तो ये अभी के टाइम पे टेक्स्ट जनरेशन, इमेज जनरेशन, ये दोनों काम बहुत अच्छे से कर रहा है। इसके अलावा क्वेश्चन आंसर्स, राइटिंग, कोडिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, रीजन अक्रॉस मल्टीपल टॉपिक्स, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से हैंडल कर पा रहा है। ये चैट जीपीटी का काम हो गया। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जेमिनाई की। जेमिनाई अगेन डिकोडर ओनली फैमिली से बिलोंग करता है। इसका जो एलएलएम है वो, उसका नाम भी जेमिनाई ही है, और ये इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो गूगल है। जेमिनाई जो है अभी के टाइम पे टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, कोड सब कुछ जनरेट करता है ना। फिर हमारे पास क्लाउडी है। क्लाउडी अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, बिकॉज इसने चैट जीपीटी, जेमिनाई, उन सबको काफ़ी चीज़ों में बीट कर रखा है, और यूजर बेस भी लगातार बढ़ता जा रहा है क्लाउडी का। इसका जो क्लाउडी कोड है वो बहुत ज़्यादा डेवलपर कम्युनिटी में पॉपुलर हो रहा है, राइट। सो इसकी जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम एंथ्रोपिक है, और जो एलएलएम है उसका नाम क्लाउडी ही है, और ये डिकोडर लैंग्वेज में वर्क करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस थी जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आगे आने वाले पार्ट में हम लोग अब देखेंगे कि जो ट्रांसफॉर्मर है, क्योंकि अभी तक जो हमारी जर्नी रही उस जर्नी में हम देख पाए कि जो हमारे पास एपीआई, जो एआई एप्स हैं, उन एआई एप्स में अगर हम रैपिंग छोड़ दें तो वो सारे के सारे एलएलएम मॉडल पे बने हुए हैं, राइट। और उन एलएलएम मॉडल के पीछे जो आर्किटेक्चर है वो है ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। तो अब हम ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर को पूरा कंप्लीट समझने की कोशिश करेंगे कि इस आर्किटेक्चर में क्या क्या है। ये 2017 में जो रिसर्च पेपर आया उसमें ये आर्किटेक्चर कैसे आया, कैसे बना, क्योंकि मेरा मानना ये है कि कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अचानक से नहीं आता है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो और उसका अगर हम सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, या अगर हम कोई चीज़ बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो उसको पीछे कई सालों की मेहनत होती है, और कई स्टेप्स में वो चीज़ें होती हैं, उसके बाद वो फाइनल स्ट्रक्चर होता है। तो ट्रांसफॉर्मर का फाइनल स्ट्रक्चर 2017 में आया, बट इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स होंगे जो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर में यूटिलाइज हुए, और जो काफ़ी पहले किसी ने डिस्कवर करके रखा होगा, किसी ने इन्वेंट करके रखा होगा, या उसके बारे में हमें बताया होगा। तो हम ट्रांसफार्मर की कंप्लीट हिस्ट्री को भी ट्रैक करेंगे, और अगर वो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुई तो उसे हम ट्रांसफार्मर के कंप्लीट आर्किटेक्चर को भी ट्रैक करेंगे।
और अगर ये वीडियो काफ़ी लंबी चली गई तो उसमें सिर्फ हम हिस्ट्री डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम ट्रांसफार्मर के पूरे वर्किंग आर्किटेक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। अब आगे मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।